हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के इंट्रेंस एग्ज़ाम के 2020 पेपर का एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर हम 2020 के पेपर एनालिसिस की बात करें तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हिंदी में होता है। तो हिंदी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन का डिस्कशन हम करते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो स्वतंत्र का विलोम है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है, क्योंकि स्वतंत्र का अर्थ होता है जो दूसरे के अधीन न हो और परतंत्र का अर्थ होता है जो दूसरों के अधीन या वश में हो। तो विलोम हमारा परतंत्र हो जाएगा। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनिकार्थी है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनिकार्थी शब्द कहते हैं। तो अगर जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम कल की बात करें तो कल का अर्थ बीता हुआ कल भी होता है, और अगर हम दूसरे अर्थ की बात करें तो कल का मतलब आने वाला भी कल होता है। तो इसके हुए ना आने का अर्थ, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों नयन, नयन, चक्षु, ये तीनों ऑप्शन आँख का पर्यायवाची है और हमें बताना है कि कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो मीन का मतलब दोस्तों आप जानते हैं मीन मछली का पर्यायवाची है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करें तो विचार शब्द में एक जोड़ने पर शब्द बनेगा। वैसे विचार शब्द में एक जोड़ने पर देखा जाए तो विचारिक ही बनेगा, बट वो ऑप्शन ए जो दिख रहा है आपको वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी होगा, वैचारिक। तो दोस्तों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन ईमानदारी शब्द में संज्ञा है। तो ईमानदारी शब्द में संज्ञा की बात पूछी जा रही है। तो ईमानदारी शब्द में जो संज्ञा है वो भाववाचक है। अगर हम ईमानदार की बात करते हैं तो ईमानदार एक गुणवाचक संज्ञा हो जाता है, बट ईमानदारी की बात हो रही है तो यहाँ पे ईमानदारी जो है। अगर हम अगले क्वेश्चन 6 की बात करें तो रोज़ी रोटी शब्द है। रोज़ी रोटी शब्द है। अगर रोज़ी रोटी में हम बात करें इसमें क्या है, तो इसमें रोज़ी रोटी में हमारा इसमें कोई न संज्ञा है, न सर्वनाम है, न विशेषण, ये एक शब्द योग में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन 7 में हम देखते हैं फल शब्द का बहुवचन है। फल शब्द का बहुवचन फल, फलो, फलन, फलान में से फल ही बहुवचन शब्द है। फलो नहीं हो सकता है, ना फलन हो सकता है, ना फलां हो सकता है। तो फल ही हमारा बहुवचन शब्द है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात करें तो ढाढ़स बंधाना का अर्थ होता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ढाढ़स बंधाना मुहावरे का अर्थ होता है तसल्ली देना। जैसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अमित ने अपने मित्र अर्जुन को ढाढ़स बंधाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तसल्ली देना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले तो अगला क्वेश्चन 9th, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब होता है संकट आने पर प्रतिकार का उपाय ढूंढना या पहले से कोई उपाय न करना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। शुद्ध रूप छांटना है हमें। ऑप्शन दिया हुआ है सहिष्णुता, सहिष्णुता। वैसे देखने में तो सब सेम ही लग रहे हैं, तो लेकिन ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 11 से 15 तक का जो क्वेश्चन है वो हमारा पैसेज को पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को पुटअप करना है। तो पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं। सांझ होने लगी थी, धूप की सुनहरी परछाइयाँ सिंदूरी सांझ की बाहों में समा गई। मैं इस सांझ को अपने तन की आंखों से देखता हूँ और मन की आंखों से उस दादी की छवि को जो मानस पटल पर उभर आई। तन की आंख सिर्फ आज देखती है, जबकि मन की आंख तमाम बीते हुए कल। मन की इसी आंख ने मुझे अपनी दिवंगत दादी की याद दिला दी, जो बचपन में हमें सांझ के समय घर के बाहर जाने से रोकती थी। कहती थी, संजा वीर्या घर के बाहर नहीं जानो बेटा, दिया बत्ती के टेम घर रेनो। तर्क देती थी कि गोधुली बेला में जब गायें भी अपने घर लौटती हैं
हैं तो अपने बछड़े के पास, तो फिर तुम क्यों घर के बाहर जाते हो, वह कहती रहती थी और हम थोड़ी देर उनकी गोद में बैठकर घर लौटती गायों को देखते उनकी आंखें बचाकर घर के बाहर भाग जाया करते थे। यह सिलसिला बचपन में चलता रहा। बचपन की दहलीज लांघी, जीवन संघर्ष में यौवन उलझा और अब वार्धक्य में स्मृति के भंवर में घूम रहे हैं। इस शांत बेला में साँझ खूब याद आती है। ऐसी जाने इतनी सांझी याद आई है और बीत गई, लेकिन दादी की संजा बेरा बीतती नहीं। सोचता हूँ तो बार बार लगता है कि वह संध्या के समय घर के बाहर न जाने की मनुहार करती, जब गायों की गोधूली बेला में अपने अपने घर लौटने का उधार देती थी। तो क्या वह उनकी समझ थी या उनका संस्कार? तो दोस्तों जैसा कि पैसेज को मैंने पढ़ लिया है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, अनुच्छेद में साँझ को सिंदूरी क्यों कहा गया? तो इसमें दिया गया है इसलिए कहा गया, तो ऑप्शन को देख के हम समझ कर सकते हैं कि साँझ को सिंदूरी क्यों कहा गया है। जैसा कि दोस्तों आप ऑप्शन को ही देख के समझ जाएंगे, साँझ को सिंदूरी इसलिए कहा गया है क्योंकि शाम के समय आकाश में लालिमा होती है और यह लालिमा सिंदूर के रंग के समान लगती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज़ द राइट आंसर। सो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि हम 12th क्वेश्चन में देख रहे हैं, लेकिन दादी की संजा बेरा बीतती ही नहीं का अर्थ हमें बताना है। संजा बेरा बीतती ही नहीं का अर्थ बताना है। तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें कि दादी की सांझ वाली बात लेखक को हमेशा याद रहती थी, जैसा कि ऑप्शन में हमने पढ़ा हुआ था, पैसेज को पढ़ के बताया हुआ था कि दादी की सांझ वाली बात जो थी वो लेखक को हमेशा याद रहती है। तो हम ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की बात करें तो मन की आंखों को पुल का पर्याय क्यों कहा गया? पैसेज को पढ़ा था, तो मन की आंखों को पुल का पर्याय क्यों कहा गया? ऑप्शन को देख के ही हम आंसर समझ सकते हैं। आंसर अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है, वे अतीत और भविष्य को जोड़ती है। मन की आंखें जो होती हैं उनको पुल का पर्याय इसलिए कहा गया क्योंकि अतीत और भविष्य को जोड़ती है। पुल का काम क्या होता है? दो किनारों को जोड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वे अतीत और भविष्य को जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 14 की बात करें तो इस अनुच्छेद में शांत बेला का अर्थ है। तो दोस्तों शांत बेला का अर्थ क्या है? शांत बेला का अर्थ है कि शाम का समय। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगर हम 15th क्वेश्चन की बात करें तो अनुच्छेद में लेखक ने किसके बहाने दादी बचपन गोधली से जुड़ी यादों को साझा किया है? तो किसके बहाने? दोस्तों आप समझ सकते हैं किसके बहाने। 15 का आंसर हो जाएगा सी, साँझ के बहाने, क्योंकि साँझ का ही इस पैसेज में डिस्कशन किया गया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 15 क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों इंग्लिश में ही 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन हिंदी के। तो ये हो गया टोटल 30 क्वेश्चन। तो हमारे अब इंग्लिश पे हम बात करते हैं। इंग्लिश में डायरेक्शंस दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 16 से 19 का जो है वो हम पैसेज को देख कर ही सॉल्व करना है। तो पैसेज पहले हम पढ़ लेते हैं। मैन है, फिल इन द ब्लैंक्स, इज बिलीव टू हैव इवॉल्व फ्रॉम एप्स। 17 फील है, फिर ए क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेरिड मोटिव्स। ही इज़ नॉट ओनली 18th क्वेश्चन का ऑप्शन। सब्जेक्ट ऑफ नीड्स 19 क्वेश्चन का ऑप्शन। आल्सो देयर क्रिएटर, ही आल्सो सीक्स टू सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड केटर टू हिज डिज़ायर। तो दोस्तों अगर हम 60th क्वेश्चन की बात करें तो 16 वाला फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो ऑप्शन को देखते हुए हमें फिल करना है कि वहाँ पे राइट वर्ड कौन सा फिल किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा है विच, व्हेन, व्हाइल, हु। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि राइट आंसर की, तो मैन which is believed is not right answer, when is believed is not right also answer, so while is not also right answer, who, man who is believed to have evolved from apes, so last option D is right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें तो 17 ऑप्शन पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको देखते हुए, ऑप्शन को देखते हुए हमें राइट आंसर पे टिक करना है। तो 17 ऑप्शन की बात करें तो 17 ऑप्शन में ए क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेरिड मोटिव्स। M is curious mixture of not, R is a curious mixture of varied motives. So basically 17 option C is right answer। C की जब हम बात करते हैं तो C is the right answer। C is the right answer। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो हमें 18 वाले फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन को देखते हुए राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो ही इज़ नॉट ओनली टू subject of needs, not right answer। he is not only a, so basically 18th option C is right answer, so C is a right answer। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19th ऑप्शन पे हमें ये राइट ऑप्शन को देखते हुए सेलेक्ट करना है। तो नीड्स बट
also their creator. Needs and also their creator. So basically 19th option is right answer. Needs but also their creator. Subject of needs but also their creator. 19th option is right answer. So basically 20 क्वेश्चन पे आते हैं हम. 20 क्वेश्चन हमारा पैसिव वॉइस में दिया, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, हमको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं और ऑप्शन को राइट करते हैं. सो बेसिकली 20 क्वेश्चन इज हमारा एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है. वी मस्ट हैव फेस द न्यू सिचुएशंस विद ए क्रिएटर माइंड. वी मस्ट फेस द न्यू सिचुएशंस विद ए क्रिएटिव माइंड. सो हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए ऑप्शन पे राइट क्लिक करना है. तो हमें राइट ऑप्शन को ढूंढना है और हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए. अगर हम 20 क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए. न्यू सिचुएशन मस्ट बी फेस्ड बाय अस विद ए क्रिएटिव माइंड. ऑप्शन सी इज बेसिकली राइट आंसर. सो हम ऑप्शन सी पे टिक करते हैं. सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 21 पे. 21 क्वेश्चन. गिव ए वर्ड मोर सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ऑफ एक्सॉटिंग. हमें एक्सॉटिंग के सिमिलर मीनिंग को देखते हुए ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. तो 21 की अगर हम बात करें तो 21 एक्सॉटिंग है. इसका अगर हम सिमिलर मीनिंग की बात करें तो अर्जिंग इज़ द राइट आंसर. सो बेसिकली अर्जिंग इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 22 की बात करें तो अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड सीक्स. अपोजिट मीनिंग हमें सिलेक्ट करना हुआ है. अपोजिट मीनिंग सीक्स का अपोजिट मीनिंग हमें सिलेक्ट करना ऑप्शन को देखते हुए. तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अवॉइड्स. बी इज द राइट आंसर. सो बेसिकली डायरेक्शंस हमें 23 से 25 में नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है. विच ऑप्शंस फिट बेस्ट इन द ब्लैंक्स. तो हमें ऑप्शन को करेक्टली इसमें मैच कराते हुए ऑप्शन पे टिक करना है. तो 23rd क्वेश्चन की बात करें तो आई फिल इन द ब्लैंक्स. वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर. आई थिंक इज द राइट आंसर. सो बेसिकली 23rd ए इज राइट आंसर. A is the right answer. When we have to come on the 24th question. 24th question is right now. Neither he nor his servant leave, have left, has left. So basically has left is the right answer. 24th question option C is right answer. Option C is right answer. When we have to talk on 25th questions, my sister is more stronger than I am. My sister is stronger. So basically 25th questions option C is right answer. Next we have question 26. Give one word of the following phrases. So हमें phrase को पढ़ना है और इसके one word substitution की बात करनी है. तो one who eats everything. जो सब कुछ खाता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे. ऑप्शन को देखते हुए हमें राइट आंसर क्लिक करना है. तो 26 की बात करें तो ओमनीपोरस उसे बोलते हैं. 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी. डी इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 में सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच. सो 27 क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ, इसी हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए ऑप्शन पे क्लिक करना है. So 27th question, he said, comma, inverted comma, can you sing, inverted comma, close, and I said, comma, inverted comma, open, no, inverted comma, close. So we have to convert into indirect speech. So option को देखते हुए हमें right answer click करना है. When we have to talk on the 27th question, option B is the right answer. He asked me if I could sing and I replied that I could not. So option B is right answer. 27th option B is right answer. 28 to 30 question, read the following passage carefully and answer the given questions that follow. So 28 to 30 question we have to read this passage and we have to come on the next questions. The Aryan were keen hunter and caught lions and hunted bear with dogs, but their favorite sport was racing in chariots drawn by swift horses. After the races they had open air dancing and singing. Like other ancient people, they worshipped at first many gods of the storms. For a long time their chief god was Indra. As centuries passed and the Aryans settled and developed their farming and trade in the conquered lands, the people became divided into 4 main castes: the Brahmans, the Kshatriyas, the Vaishya and the Sudras. The duties of these 4 groups were described in ancient laws called the Manu Samhita or the law of Manu. So basically we have to discuss on the questions based on this passage. So 28 question पे हम आते हैं.
28 question, the favorite sport of the Aryan was. So after reading this passage, the favorite sport of the Aryan was the right answer hunting or chariot race or horse race or dancing or singing. So 28 option B is the right answer, chariot race. Option B is right answer. 29th क्वेश्चन पर हम आते हैं. फॉर ए लॉन्ग टाइम द चीफ गॉड ऑफ द आर्यन वाज. द चीफ गॉड ऑफ द आर्यन वाज द इंद्रा. सो बेसिकली 29th ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 30 क्वेश्चन, हु हेल्प द आर्यन इन हंटिंग. सो बेसिकली 30 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉग. सो हमारा इंग्लिश का पार्ट भी फिनिश होता है यहीं पे. 15 क्वेश्चन हमें हिंदी से पूछा गया और 15 क्वेश्चन हमें इंग्लिश का. तो टोटल क्वेश्चन हमारे हो गए 30. अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करें तो पार्ट 3 पे आते हैं, मैथ्स की डिस्कशन करते हैं. जैसा कि दोस्तों आप मैथ में हमको अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमको आपको सोल्यूशन को भी बताना पड़ेगा. लेकिन हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते और हम इस पर ऑप्शन को राइट ऑप्शन पर टिक करके आपको बता देंगे. अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो हम इसके लिए अलग से वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इसके क्वेश्चन का डिस्कशन जाके कर सकते हैं. तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, अपने मैथ के क्वेश्चन पे. 31 to 65 क्वेश्चन हमारा जो है 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए हैं जिनमें से केवल एक सही है. आपको सही उत्तर चुनकर OMR सीट में भरना होता है. तो हमारा 31 को जो क्वेश्चन होता है उसमें ये बोलता है निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है. तो हमको असत्य पार्ट खोजना है, रॉन्ग पीस. सो ऑप्शन हमारा 31 का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट रॉन्ग पार्ट इन दिस ऑप्शन. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. 32 क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है एक अशून्य परिमेय संख्या है एवं उसके अव्युत्क्रम का गुणनफल जो होता है वो हमेशा एक ही होता है. तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 33 निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा. तो वर्ग की इकाई के स्थान पर 6 तब होगा जब हम उस संख्या के लास्ट इकाई वाले अंक का वर्ग करने पे अगर उसके इकाई वाले अंक पे 6 आ जाता है तो वो ऑप्शन राइट हो जाएगा. जैसे कि हम बात करें 38 में, 38 का इकाई वाला अंक हम 8 लेते हैं तो 8 का वर्ग करने पर 8 64, तो उसका इकाई अंक 4 आता है. तो हमको इकाई का अंक 6 सेलेक्ट करना है. तो अगर हम 24 लेते हैं 24 का 4 इकाई अंक लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं 4 16, तो 16 का जो इकाई वाला अंक है 6. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 34 28 और 29 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं. कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी. तो 28 और 29 के वर्ग के बीच की हम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं. तो सलूशन तो हम आपको डिस्कस कर देंगे, एक अलग से वीडियो बना के आप उसमें देख सकते हैं. लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा 34 का हमारा सी होगा. इसके बीच हमारे जो होंगे 56 प्राकृतिक संख्याएँ होंगी. तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. 35वें क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो 35वें का आंसर जो होगा वो हमारा ए हो जाएगा. और अगर हम 36 की बात करें तो 36 क्वेश्चन जो निम्न में से किस संख्या के घनमूल की इकाई 3 होगी. तो घनमूल की इकाई 3 कब होगी. जैसे अभी हम पिछला ही क्वेश्चन किए हुए थे, वर्क करने पे हमारा इकाई का अंक 6 आ रहा था. तो ऐसे ही हमको अब घन करना है. तो हमको घनमूल लेना है. इन 4 ऑप्शन को देखते हुए घनमूल में किसका इकाई अंक 3 होगा वही ऑप्शन हमको क्लिक करना है. तो 36 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. 37 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो होगा अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा. तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. 38 क्वेश्चन की बात करें तो वह न्यूनतम संख्या जिससे 81 को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है. तो हमको न्यूनतम संख्या सिलेक्ट करना है. तो हमारा 38 का जो ऑप्शन बी होगा 3 वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा. तो हमारा 38 का बी इज़ द राइट आंसर. 39वें क्वेश्चन की बात करें, हमें मानक रूप बताना है दिए हुए संख्या का. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह इसका हमारा मानक रूप जो आता है वो 39 का सी पार्ट है 1.23 इंटू 10⁻7. 39 का सी पार्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा. तो सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे आते हैं. 40 क्वेश्चन हमारा जो है हम इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं. z इंटू जेड पावर 2 का होल पावर -4 है. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. 41 क्वेश्चन के बाद यदि 10 लोगों के एक परिवार 15 दिन का राशन खरीदता है और पहले दिन 5 मेहमान आते हैं, यह राशन कितने दिन चलेगा. तो 41 को जो हम सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन सी
राइट आंसर होता है। और सलूशन आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। 41 का सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 42वां क्वेश्चन जो है, एक रिक्शा 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसी गति से इस रिक्शा द्वारा 1 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी। तो 42 का जो है हमारा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 43 क्वेश्चन जो है, यदि निधि 500 मूल्य की एक पुस्तक खरीदती है और उसका जीएसटी 12% है, तो उसके द्वारा देय राशि होगा। तो हमको रुपए में इसका जो देय राशि है वो बताना है। तो 43 का जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 पे। 44 ये बोला है, यदि किसी संख्या में 30% वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 30% कमी भी की जाती है, तो इसमें शुद्ध वृद्धि या कमी कितना प्रतिशत होगा। तो हमको वैल्यू बताना है कितना प्रतिशत होगा। तो 44 का जो होगा ऑप्शन ए, मतलब 9% हमारा जो होगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 45वें क्वेश्चन की बात करें तो 10 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 10 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 45वें का जो हमारा बी है 2 रुपये 10 पैसे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 45वें का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 46 पे। 32 जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की समान पद क्या है। तो हम 46 के जब इस क्वेश्चन ऑप्शन को ही सॉल्व करते हुए जब देखते हैं तो हमारा राइट आंसर जो आता है सी आता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। 46 सी इज़ द राइट आंसर। 47 63 जेड स्क्वायर वाई क्यूब यक्स का अखंडनीय गुणनखंड है। 47 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 क्वेश्चन को देख के ही आप समझ सकते हैं 3a/5 + 2b/3 मल्टीप्लाइड बाई 3a/5 बाई 2b/3। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्गांतर सूत्र इस पर लग जाएगा, और अगर आप सॉल्व करेंगे तो 48 का जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 48वें का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 49वें क्वेश्चन की बात करें तो 2005 का स्क्वायर माइनस 1995 का स्क्वायर, इसको भी हम वर्गांतर सूत्र पे लगाते हुए सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपको इस जितने मैथ के क्वेश्चन हम डायरेक्टली लगा दे रहे हैं ऑप्शन पे टिक करके, इसके अगर आपको सलूशन चाहिए होंगे तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। हम इस मैथ क्वेश्चन के सलूशन को डिस्कस करते हुए आपको वहाँ पे कम्प्लीटली बताए होंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50वां क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 9x स्क्वायर + 24xy + 16y स्क्वायर है, इसकी भुजा क्या होगी। तो हमें भुजा बताना है, भुजा क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है, जैसा कि दोस्तों हमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा घाते 2 होता है। तो हम भुजा को x मानते हुए या फिर कुछ मानते हुए वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, और इस क्वेश्चन का जो सॉल्व करेंगे तो हमारा भुजा जो आता है वो 3x + 4y आता है, मतलब 50 का ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 51 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यदि 3x - 4 × 64 - x = 10, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे x का वैल्यू जो है 38 आता है, मतलब 51 का बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 क्वेश्चन, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होती है। पुत्र की वर्तमान आयु वर्ष में हमें बताना है। जैसा कि दोस्तों आप ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस टाइप का। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हुए आंसर की बात करें तो हमारा जो 52 का जो आंसर आता है, पुत्र का जो वर्तमान आयु आता है 10 वर्ष आता है। तो हमारा 52 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 53 की बात करें तो 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 2040 है, सबसे बड़ा गुणज हमें बताना है। तो हमें 53 का आंसर चेक करना है। तो 53 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, मतलब 420। 54 की बात करें तो y और 13 के गुणनफल में 15 जोड़ने पर 54 प्राप्त होता है, और y का मान जो होता है वो बताना है हमको, y का क्या मान होगा। तो हमको तो अभी ऑप्शन पे ही क्लिक करके आंसर को बताना है। तो हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 54 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 54 का सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
55। एक चतुर्भुज के 4 कोण 3:4:5:6 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा वो हमको बताना है। तो सबसे बड़ा कोण जो हमारा होगा वो 120 डिग्री का हो जाएगा। तो 55 का हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 का डी इज द राइट आंसर। 56 क्वेश्चन की बात करें, यदि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और कोण ए और डी का योग 180 डिग्री है, तो यह चतुर्भुज कैसा है। तो हमें चतुर्भुज को बताना है कि ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर है या समलंब है, समचतुर्भुज है या वर्ग है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिगर को बनाते हुए सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो समलंब चतुर्भुज बन के आएगा। तो 56 का हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है, तो इसका बड़ा कोण होगा। 57 का ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें बताना है कि उस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो 58 का हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, जैसा कि हम आंसर को डायरेक्टली टिक करते जा रहे हैं, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा और इस मैथ के जो सोल्यूशन पार्ट होंगे उसको हम अलग से वीडियो पार्ट बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे और आप जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया होगा उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो को देख के और अच्छे से इस सोल्यूशन पार्ट को समझ सकते हैं। तो अभी तो मैं फ़िलहाल डायरेक्टली आंसर को ही डायरेक्टली टिक कर रहा हूँ, बाकी आप आंसर को एक अलग से वीडियो बना दूँगा इस सोल्यूशन पार्ट, तो आप वहाँ से देख के आराम से समझ सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की बात करें, तो 59 क्वेश्चन जो है हमारा 59 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, लंबाई l इकाई और चौड़ाई b इकाई वाले एक आयत में समाहित होने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको बताना है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 जो है, एक 40 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े आयताकार खेत में 360 मीटर क्यूब जल में सिंचाई की जाती है। खेत में जल स्तर की ऊंचाई हमें बतानी है मीटर में। तो हमारा जो 60 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 की बात करें, यदि एक घन की भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो हमें बताना है ऑप्शन क्या होगा। तो 61 का जो हमारा ऑप्शन डी होगा, मतलब 27 गुना हो जाएगा, क्योंकि घन है तो वो क्यूब हो जाएगा और अगर जितना भी पार्ट आएगा उसका हम क्यूब कर देंगे तो वो क्यूब के फॉर्म में ही आएगा, तो उसका आयतन जो है वो हमारा 27 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 62 की बात करें, तो दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात जो है 1:2 है, 1:2 है और उनकी ऊंचाइयाँ 2:5 में है। तो इनके अनुपात का इनके आयतन का अनुपात होगा। तो हमको आयतन का अनुपात बताना है। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की बात करें, एक 7 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास का कुआं खोदने के लिए कितने घन मीटर मिट्टी खोदनी पड़ेगी। तो 63 का हमारा जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 का हमारा सी इज द राइट आंसर। 64 की बात करें, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, पासे को 2 बार फेंका जाता है, उस पर आने वाली संख्याओं की योग का संभव परिणाम, मतलब ये क्वेश्चन हमारा प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है और अगर हम इसको ध्यान से सॉल्व करें तो ये आराम से सॉल्व हो जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं पासे की, तो उसको 2 बार फेंका जा रहा है, तो उसके आने के कई चांसेस जो है, जैसे 2 पासे हैं तो उसके आने के 36 चांसेस हो जाएंगे और अगर उन 36 को बार बार हम ऐड करें, दोनों पास फेंके जा रहे हैं उनमें दोनों नंबरों को ऐड किया जाएगा तो उनके संभव परिणाम जो होंगे वो 36 का हाफ हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। मतलब 64 का ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 65 की बात करें, निम्न आंकड़ों को परिसर है, मतलब आंकड़ों को देखना है और इसका हमें परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बेसिकली आप सोल्यूशन को देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो ऑप्शन पे टिक कर डायरेक्टली करने जा रहा हूँ। आपको सोल्यूशन चाहिए होगा तो आप सोल्यूशन वीडियो में देख के कर सकते हैं। 65 की अगर ऑप्शन की बात करें तो 65 का ऑप्शन जो है बी वो राइट आंसर है। तो 65 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेसिकली हमारा 15 क्वेश्चन हिंदी से पूछ लिया गया था, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछ लिया गया और हमारा 35 क्वेश्चन जो था 35 क्वेश्चन हमारा मैथ से पूछा गया है। तो मैथ का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है और यही रेशियो हमारा सामान्य विज्ञान में भी रहेगा। तो सामान्य विज्ञान में भी हमारा 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 15 क्वेश्चन हिंदी से, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से, 35 क्वेश्चन मैथ से, 35 क्वेश्चन जनरल साइंस से। तो ये हमारे टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमने
थर्ड पार्ट भी ख़त्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट अपने लास्ट पार्ट जो है नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, वो जनरल साइंस से क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से। तो क्वेश्चन को हम डायरेक्टली पढ़ते हैं और ऑप्शन पे टिक करते जाते हैं। 66 जो क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 67 क्वेश्चन की बात करें, बीज बोने में जो है हमारा सीड ड्रिल का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर हम 68 क्वेश्चन की बात करें तो मानव में इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो विषाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 69। छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी? छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज जो है वो एडवर्ड जेनर ने किया था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हमें बताना है क्या है, तो 70 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बैकिलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। निम्नलिखित में से किसकी ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है? ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया हमारा जो होता है सोडियम का ही होता है, तो 71 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉपर के किस गुण का विद्युत तार बनाने में उपयोग किया जाता है? 72 का ऑप्शन डी इज द ऑप्शन बी। 72 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि हम कॉपर का जो तार होता है वो हमारा विद्युत का सुचालक होता है और इसको हम विद्युत तार बनाने में उपयोग करते हैं, क्योंकि इनमें कंडक्टिविटी फ्लो होती है। तो 73 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, तो स्नेहक तेल मतलब ऑप्शन बी जो है हमारा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, तो 73 का जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 क्वेश्चन की बात करें, अगर निम्नलिखित से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? 74 का ऑप्शन डी मतलब रेयॉन। रेयॉन जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये कृत्रिम संसाधन है। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव, अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव क्या कहलाता है? अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव कहलाता है, क्या कहलाता है? वो हो जाएगा कोलतार। तो 75 का ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 76 पे बात करें, स्पीसीज एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यायवास में पाई जाती है, पर्यायवास में पाई जाती है, तो 76 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 क्वेश्चन, बड़े भूखंडों को खेती करने के लिए साफ करने का पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ता है। बड़े भूखंडों को खेती करने के लिए साफ करने का पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ता है, तो 77 का हमारा ऑप्शन सी जो होगा मृदा अपरदन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 क्वेश्चन की बात करें, पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं? ये तो हम सभी को पता है, पेड़ हरित के कारण, तो 78 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से क्या पादप जंतु एवं जीवाणु की कोशिका में पाया जाता है? जो पादप में भी पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है, जीवाणु की कोशिका में भी पाया जाता है। मतलब पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है और जीवाणु की कोशिका में पाया जाता है, तो इसमें से क्या है? तो हम 79 की बात करते हैं, कोशिका झिल्ली जो है ये पादप में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है और जीवाणु कोशिका में भी पाया जाता है। कोशिका झिल्ली मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुर्गी है, ऑप्शन को देखते हुए हमें बताना है, मुर्गी है, तो 80 का जो है ऑप्शन बी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। मुर्गी अनप्रजक भी है और आंतरिक निषेचक भी है, सो बेसिकली 80 का ऑप्शन बी और डी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी और डी। अगर हमको एक ऑप्शन पे टिक करना है तो हम इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ए या सी पर किसी पर भी क्लिक करते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है जो आंसर है वो गलत हो जाएगा और आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 अमीबा में किसके द्वारा जनन होता है? अमीबा में किसके द्वारा जनन होता है? तो अमीबा में द्विविभाजन के द्वारा जनन होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 81 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 82 टेडपोलों में किसके अपर्याप्त बनने से परिवर्धन अपूर्ण रह जाता है? 82 का ए थायरॉक्सिन के अपर्याप्त मतलब काफ़ी मात्रा में अगर थायरॉक्सिन बन गया तो परिवर्धन जो होता है वो अपूर्ण रह जाता है। 82 का ऑप्शन इज द राइट आंसर। यौवनारंभ में वृषणों से क्या उत्सर्जित होता है? यौवनावन में
यौवन आरंभ में वृषणों से क्या उत्सर्जित होता है? तो हमको 83 का ऑप्शन को देखते हुए बताना है कि यौवन आरंभ में वृषणों से क्या उत्सर्जित होता है। तो 83 का सी मतलब टेस्टोस्टेरोन उत्सर्जित होता है। तो 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है, क्यों? तो ये हमारा 84 का ऑप्शन जो सी है, ऊपर की ओर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, इसलिए हमारा जो गैस से भरा गुब्बारा होता है वो ऊपर की ओर जाता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट हो जाएगा। 84 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 85, पास पास रखी थर्मोकोल की दो गेंदें किस बल के कारण एक दूसरे से दूर जाती हैं? तो बी वैद्युत बल के कारण। 85 क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। वैद्युत बल के कारण वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और आपस में दूरी बना लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 का अगर हम बात करें, शरीर में उपास्थि का समाप्त होना शरीर में घर्षण बल को बढ़ाता है या घटाता है या कुछ नहीं करता है? तो आपको बताना है। तो हमारा 86 का जो है 86 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शरीर में उपास्थि का समाप्त होने से शरीर में घर्षण बल बढ़ता है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 87, क्रिकेट के बल्ले का हैंडल हमें फिल करना है के लिए प्रायः खुरदुरा होता है, तो 87 का हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्रिकेट के बल्ले का हैंडल घर्षण बढ़ाने के लिए प्रायः खुरदुरा होता है, तो 87 का ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 88, यदि किसी वस्तु की कंपन आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल, यदि किसी वस्तु की कंपन आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल जो है वो क्या होता है? उसी अनुपात में घटता है ना। तो क्योंकि आवर्तकाल जो होता है आवृत्ति के जस्ट अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है, तो अगर वो आवृत्ति बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल घटेगा, तो उसी अनुपात में ही घटेगा। तो 88 का ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति का अगर हम बात करें तो 89 का जो है हमारा ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 90 क्वेश्चन की बात करें, लोहे को रोगन हेतु किया जाता है, लोहे को रोगन हेतु किया जाता है इसे चमकदार बनाने में या फिर इसे अपर्दन से बचाने में? तो 90 का जो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अपर्दन से बचाने के लिए लोहे को रोगन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 91, निम्नलिखित में से क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता? तो ऑप्शन को देखते हुए हमें बताना है कि कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं होता। तो 91 का जो है ऑप्शन बी जो है वनस्पति तेल, ये हमारा विद्युत का सुचालक नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति तेल जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता, विद्युत का कुचालक होता है, हमें याद रखना है। भूकंप के कारण क्या आ सकती हैं? मतलब हमको बताना है कि भूकंप के कारण क्या क्या आने की चांसेस होती हैं। 92 का ऑप्शन ए जो है सुनामी भी आ सकती है, बाढ़ भी आ सकती है, भूस्खलन भी आ सकती है। तो भूकंप के कारण सुनामी भी आ सकती है, बाढ़ भी आ सकती है, भूस्खलन भी आ सकती है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 93, जब आप एक प्लास्टिक पेन को पीछे से अपने बालों में रगड़कर कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो यह उसे किसके कारण अपनी ओर आकर्षित करता है? जैसे कि दोस्तों हम इसको प्रैक्टिकली भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी प्लास्टिक के पेन को अपने बाल से रगड़ें और कागज़ के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो वो कागज़ के टुकड़े उस पेन पर चिपक जाते हैं, तो वही हमें बताना कि वो किसी कारण चिपकता है। तो हमारा जो 93 का है जो ऑप्शन ए वैद्युत बल दिख रहा है ना, वो वैद्युत बल के कारण हमारा पेन में चिपक जाता है और हमको लगता है कि ये तो जादू हो गया और हम बचपन में खूब मजे लेते हैं उससे। ये इसका रीज़न होता है वैद्युत बल। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पे बात करें, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर है तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य दूरी होगी कितने मीटर दूर होगी? अगर हमारा वस्तु जो है दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर है तो प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य दूरी कितनी होगी? तो हमारा 94 का ऑप्शन सी जो होगा 10 सेंटीमीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 95। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की बात करते हैं, एक दूसरे को उन्मुख और समांतर रखे दो समतल दर्पणों द्वारा प्रकाश की कोई किरण कितनी बार परिवर्तित हो सकती है? तो हमको बताना है
कितनी बार परिवर्तित हो सकती है? तो 95 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनंत बार। तो हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 96 की बात करें, शुक्र ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को 96 जो क्वेश्चन है वो हमारा बोल रहा है कि शुक्र ग्रह को और क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को हम और क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को हम जुपिटर तो नहीं कहते। 96 का बी हो जाएगा, प्रभात तारा, मतलब संध्या का तारा भी बोलते हैं हम इसको। तो 96 का हमारा बी जो है वो हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 97। एक तारा पृथ्वी से 15 प्रकाश वर्ष दूर है, इसके द्वारा आज निकला प्रकाश कितने वर्ष बाद दिखाई देगा? तो ऑप्शन जो है सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, 15 वर्ष बाद दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पे आते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई या अगस्त के महीने में पौधे लगाने वाला माह कहलाता है, तो वो माह क्या कहलाता है? हमें बताना है कि यदि प्रतिवर्ष जुलाई या अगस्त का पौधा लगाने वाला माह क्या कहलाता है, तो वो माह कहलाता है वन महोत्सव। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 99। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो हमको बताना है अम्ल वर्षा किसके लिए उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो 99 का जो ऑप्शन बी हमें दिख रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसी कारण ही अम्ल वर्षा होती है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित समूहों में से इसमें केवल संश्लेषित पदार्थ है, तो हमें ऑप्शन को देखते हुए करेक्टली बताना है कि संश्लेषित पदार्थ किस में है। केवल संश्लेषित पदार्थ को हमें बताना है। तो हमारा ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो पीवीसी, पॉलीथीन बैकलाइट जो है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर है, क्योंकि इसी में ही केवल संश्लेषित पदार्थ होते हैं। तो ये ऑप्शन जो हमारा है सही आंसर है। तो हम ऑप्शन सी। क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस पूरी तरह से कर दिया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।